बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन का टॉपिक है सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। इससे पहले दो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का तीसरा लेक्चर जो है वो सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स के बारे में है। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो सैटेलाइट्स और ऑर्बिट्स की सबसे पहले अगर बात करें तो सैटेलाइट के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि किसी भी लार्जर बॉडी के क्रॉस रोटेट करता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। जैसे कि लार्जर बॉडी से मुराद प्लैनेट है या कोई स्टार है, तो उस प्लैनेट या स्टार की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, सर्कल में मूव करेगा, तो उसको हम सैटेलाइट का नाम देंगे। जैसे कि इन जनरल अगर बात की जाए तो अर्थ के अक्रॉस मून रोटेट करता है, तो मून अर्थ की सैटेलाइट है। इसकी दो टाइप्स हैं सैटेलाइट्स की, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट यानी कि कुदरती तौर पे जो मौजूद हैं, ठीक है। नेचुरल बॉडी जो किसी प्लैनेट के अक्रॉस रोटेट कर रही हो उसको हम नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि मून अर्थ के अक्रॉस एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसके बाद जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती है जिसमें ह्यूमन मेड मशीन्स लॉन्च की जाती हैं स्पेस में ताकि वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में किसी प्लैनेट के अक्रॉस मूव करना शुरू कर दें, तो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। जैसे कि कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि वेदर सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा मिलिट्री सैटेलाइट्स होती हैं, इनको लॉन्च किया जाता है स्पेस में ताकि वो अर्थ के अक्रॉस एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करती रहें। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो थी वो 1957 में लॉन्च की गई। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अक्रॉस ऑर्बिट में मूव करती हैं, इनको किसी इंजन की जरूरत नहीं होती। ये रोटेट कैसे कर रही होती हैं? जिस भी प्लैनेट के अक्रॉस रोटेट कर रही होती हैं उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये उस ऑर्बिट में मूव कर रही होती हैं। क्योंकि जब वो ऑर्बिट में मूव करती हैं तो क्या कर रही हैं? सर्कल में मूव कर रही हैं। सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है और प्लैनेट के अक्रॉस मूव करती सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इंजीनियर्स ने डिफरेंट सैटेलाइट्स डेवलप की हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस मिशन के लिए स्पेस में मौजूद हैं। अब उनमें से कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन ऐसी सैटेलाइट्स जिनके जरिए से कम्युनिकेशन की जाती है। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जिस तरह टेलीविजन जो है वो कैसे हम तक खबरें पहुंच रही होती हैं, ड्रामा है या कोई भी चीज़ है, तो वो एक जगह से ट्रांसमीटर से सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं जो कि सैटेलाइट तक पहुंचे हैं। सैटेलाइट उन सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा क्या करता है? टूवर्ड्स द अर्थ थ्रो करता है, ट्रांसमिट करता है। और सिर्फ टेलीविजन नहीं, टेलीविजन के साथ साथ मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट है, रेडियो सिग्नल्स हैं। तो ये जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन लिंक्स के थ्रू। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है। ज़्यादातर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से मुराद ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मौजूद होगी वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करती है, यानी कि जिस स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है उसी स्पीड से वो सैटेलाइट अर्थ के अक्रॉस रोटेट करती रहती है ऑर्बिट में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सैटेलाइट कराची के ऊपर मौजूद है तो वो थ्रू आउट कराची के ऊपर ही मूव करती रहेगी और जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है, कराची साथ साथ मूव कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो सैटेलाइट भी मूव करती रहती है। इसके बाद अगर दूसरी सैटेलाइट्स की बात की जाए तो वो हैं वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट्स भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती हैं? क्लाइमेट क्या चेंज हो रहा है, बादल आने वाले हैं, बारिश बरसने वाली है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से हमें पता चलती है? वेदर सैटेलाइट्स की मदद से, यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए ये सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं। इसके अलावा तीसरी हमारे पास है नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन, नेविगेट का मतलब क्या होता है? लोकेशन का आपका पता चलना, रास्ते का पता चलना, ठीक है। कि नेविगेशन सैटेलाइट्स एक
लोकेशन प्रोवाइड करती हैं, आप किस जगह पे मौजूद हैं। गूगल मैप ओपन करें, वहां पे एक ऑप्शन दिया गया होता है, उस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाता है कि आपकी लोकेशन क्या है। वो किस जरिए से हो रहा होता है, नेविगेशन सैटेलाइट्स के जरिए से हो रहा होता है। आप किस पोजीशन पे मौजूद हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप एक पॉइंट से एक शहर से दूसरे शहर तक जाना चाहते हैं तो वो किस पाथ को फॉलो करना है, ये सारा नेविगेशन सैटेलाइट्स के जरिए से हो रहा होता है। ये जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। अब ये जो जीपीएस सिस्टम होता है वो गाड़ियों में, एयरक्राफ्ट्स में, शिप्स में और स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है लोकेशन या पाथ ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है मिलिट्री सैटेलाइट्स। मिलिट्री सैटेलाइट्स कौन सी हैं? मिलिट्री सैटेलाइट्स भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं और ये आर्म्ड फोर्सेस यूज कर रहे होते हैं सर्वेलेंस के लिए। यानी कि मिलिट्री, जाहिर सी बात है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको अपने जो एरोप्लेन्स हैं या बहरी जहाज हैं, रेडार सिस्टम्स वगैरह हैं, तो इनके लिए सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। मिसाइल है, मिसाइल को ट्रैक करना है तो उसको, जो मिसाइल तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जब मूव करता है तो वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर जाता है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में मिलिट्री सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। उन मिसाइल्स को ट्रैक करना, उसने किस टारगेट पे हिट करना है, ये सारी जो है मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, मतलब मिलिट्रीज को मिल रही होती है। इसके बाद फिफ्थ जो सैटेलाइट है वो कौन सी है? साइंटिफिक सैटेलाइट। साइंटिफिक सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? साइंटिफिक सैटेलाइट्स यानी कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। साइंटिफिक पर्पस में हम किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं। स्पेस के अंदर हम स्पेस के अंदर रिसर्च करते हैं कि प्लैनेट्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं। तो ये जो सारी है ये साइंटिफिक सैटेलाइट्स के जरिए से हो रहा होता है। प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉस्मिक रेस के बारे में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, ये सारा जो है साइंटिफिक सैटेलाइट्स के जरिए से हमें पता चल रहा होता है। ये आपके पास फोर्थ पहले डिस्कस की, ये फिफ्थ थी, ठीक है, साइंटिफिक सैटेलाइट। इसके बाद लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड टू ऑर्बिट। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपने 5 का पॉइंट लेना है। लॉन्चिंग, अब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना ऑर्बिट में, ये भी एक काफी ट्रिकी काम होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। तो किसी भी सैटेलाइट को जब हम किसी ऑर्बिट में पुट करते हैं तो वो मूव करता है काफी हाइट पे, काफी हाई एल्टीट्यूड पे मूव कर रही होती है और फिर एक्सेलरेट करती है सिग्निफिकेंटली सफिशिएंटली हाई टेंजेंटियल स्पीड पे विद द हेल्प ऑफ स्पेसक्राफ्ट। यानी कि इनिशियली उसको लॉन्च कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक हाइट पे और उस हाइट पर पहुंचकर वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देती है। अब ये जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये कैसे मूव करेगी, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट का है, इफ द स्पीड इज टू लो द सैटेलाइट विल फॉल बैक टू द अर्थ। अगर स्पीड कम होगी सैटेलाइट की तो वो क्या करेगी, वापस अर्थ की तरफ गिर जाएगी। ये कौन सी स्पीड की बात की जा रही है? जिस स्पीड से सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है। If the speed is too high, the satellite will either move in elliptical orbit or will escape out of the Earth's gravity. अगर स्पीड काफी ज्यादा है सैटेलाइट की तो डिपेंडिंग ऑन दी स्पीड, वैल्यू ऑफ स्पीड, या तो वो सैटेलाइट ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देगी या वो क्या करेगी, अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाएगी। अगर स्पीड काफी ज्यादा हुई तो वो अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, if the speed is adjusted it will move in a circular orbit forever। और अगर स्पीड प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सैटेलाइट को भेजा जाए, कैलकुलेशन फुल एक्यूरेट हों, जो यूनिट्स यूज किए गए हैं कैलकुलेशंस करते वक्त उनका ध्यान रखा गया हो, तो उस टाइम पे जो सैटेलाइट एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ भेज दी जाएगी तो वो फॉरएवर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती रहेगी। सैटेलाइट्स को ज्यादातर सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही पुट किया जाता है क्योंकि ऑर्बिट्स जो होते हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनको लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको मैं पहले आपको बता दूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। क्योंकि सैटेलाइट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, टॉपिक में दो चीजें थी, सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं।
تو ऑर्बिट्स के बारे में बताने के लिए सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड है जिस पे सैटेलाइट जो है वो स्टेबल ऑर्बिट में किसी भी प्लैनेट के अक्रॉस मूव करती रहती है, ना तो वो उस प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर निकलती है और ना स्पीड कम होने की वजह से उस ग्रेविटी की तरफ गिरती है। यानी कि एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड है सैटेलाइट की जिसमें वो ऑर्बिट में मूव करती रहेगी, उस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देंगे। इसकी फार्मूला डेरिवेशन देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की फार्मूला डेरिवेशन क्या है। यानी कि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है वो हमने देखना है कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। कंसिडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग एट रेडियस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम कंसिडर करते हैं कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो एक अर्थ के सेंटर के क्रॉस मूव कर रही है। अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस r है, यानी कि उस ऑर्बिट का डिस्टेंस r है। द ग्रेविटेशनल फोर्स सप्लाइज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करती है? वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है उस सैटेलाइट को ताकि वो सर्कल में मूव कर सके, और सैटेलाइट ने सर्कल में मूव करना है तो इस वजह से उसके एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। Earth's gravity is the only force acting, so according to law of gravitation F equal to gmem over r square। ये क्या है? हमारे पास फोर्स की बात की जा रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत जो फोर्स है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उस फोर्स की बात की जा रही है। वो फोर्स किसकी इक्वल है? F equal to gmem over r square। इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, me मास ऑफ द अर्थ है एंड स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट है, और r क्या है? उस सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है m। अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक देखें तो F इक्वल होता है ma के। सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो a की जगह पे हम ac लिखेंगे। इसके बाद F इक्वल टू m ac किसकी इक्वल होता है? v स्क्वायर ओवर r के। तो ये हमारे पास ac की जगह पे जब v स्क्वायर ओवर r लिखेंगे तो F इक्वल आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो mv स्क्वायर ओवर r इक्वल आ गया gmem ओवर r स्क्वायर के। ये एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा gme ओवर r के। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इस तरफ अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल आ जाएगा अंडर रूट gme ओवर r के। तो जब सैटेलाइट मूव करती है कुछ हाइट पे, जाहिर सी बात है ये जो r है इस केस में वो क्या है? डिस्टेंस है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान। अगर तो सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उस केस में ये वाला फार्मूला ठीक है, लेकिन अगर सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से मजीद हाइट पे मौजूद है तो अर्थ की सरफेस, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको re लिखते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ की सरफेस से मजीद जितनी हाइट पे वो सैटेलाइट मौजूद है उसको हम h से डिनोट करते हैं। तो उस केस में r इक्वल हो जाएगा re प्लस h के। r क्या है? अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। re क्या है? अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस, और h क्या है? अर्थ की सरफेस से उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, यानी कि r इक्वल होगा re प्लस h के। तो इस केस में ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट gme ओवर re प्लस h। तो आज की वीडियो में हमने नेक्स्ट लेक्चर देखा सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।